उसके बाद फिर अगर आपके कोई डाउट्स हो, कुछ आपको पूछना हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप वो लोग भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको ऑलरेडी आपने खैर अटेम्प्ट कर लिया होगा, सॉल्यूशन भी देख लिए होंगे बहुत सारे क्वेश्चन के। ठीक है, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन है जिसको एक बार मैं आपको हिंट दूंगा, तरीका समझाऊंगा कैसे उसको करना है। आप वापिस से उन क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। जो जो भी क्वेश्चन है, जो जो भी चैप्टर के आपको लग रहा है कि हाँ ये रीअटेम्प्ट किए जा सकते हैं, उनको आप रीअटेम्प्ट कर लेना। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, ओके। पहले स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन ये थे आपके। इसमें फर्स्ट वाला था एफ फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ था, पूछा डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी 0 पे और 2/π पे। आई थिंक ये हो गया होगा। पहली बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा एवरीवन। u इंटू वी रूल, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सब पहले साइन का करेंगे, फिर अंदर वाला जो फंक्शन है 1/x उसका करोगे, तो ये वी डैश इंटू यू। ये डिफरेंशिएट करने के बाद आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, और फिर x की वैल्यू 0 या 2/π रख के चेक करना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो जिसने ये क्वेश्चन छोड़ा था, एक बार वापस से रीट्राई करना अच्छे से, और फिर ऑप्शन से मैच करना। दो बार डिफरेंशिएट करना था यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सेकंड क्वेश्चन था क्वाड्रिलेटरल। आपको मैंने सिखाया था जब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, बताया था वेक्टर के एप्लीकेशन होते हैं, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो याद करके बताओ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का क्या फॉर्मूला बताया था? सर वर्टिसेस का क्रॉस प्रोडक्ट। इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो इसके एसी क्रॉस डीबी का क्रॉस प्रोडक्ट एंड उसका डायगोनल, क्या बोलोगे इनको? डायगोनल्स। डायगोनल, डायगोनल जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। लेकिन फॉर्मूला क्या है? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। क्लियर है? यस यार, आसान है। पहले d1 वेक्टर पता करो कि d2 वेक्टर पता करो। d1 d2 आर नथिंग बट द डायगोनल वेक्टर। डायगोनल मतलब d1 वेक्टर कौन सा है आपका? ac। ac पता करने का तरीका क्या होता है? c माइनस ए। c में से a को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ac आ जाएगा। इसी तरह से d2 वेक्टर दैट इज bd या फिर db, जो भी बोलना हो, और ये हो जाएगा d माइनस बी। तो d वाले कोऑर्डिनेट में से b वाला सब्सट्रैक्ट करोगे तो d2 भी आ जाएगा। फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना, फिर उसके मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर देना। क्या ये कर लोगे दोनों क्वेश्चन एवरीवन? यस सर। दोनों डुएबल थे। ठीक है, एक बार और ट्राई करना। इसके बाद ये भी अच्छा क्वेश्चन आया था, ऊपर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, नीचे कॉस क्यूब साइन क्यूब था। अब हो सकता है कुछ बच्चे ने डायरेक्ट एक्सपांड भी किया हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी भी लगाई हो, लेकिन उससे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा होगा। दूसरा ऑप्शन क्या था? आपको मैंने बताया था जब भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आए, नीचे भी कॉस साइन आए, दूसरा ऑप्शन ये है इसको 10 और सीकेंड में बदल दो। ठीक है, अगर इसको 10 और सीकेंड में बदल देंगे तो काम हो सकता है। 10 सीकेंड में कैसे बदलेंगे? उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करें? कॉस स्क्वायर से। कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें। ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो। ऊपर डिवाइड करोगे तो आपके पास कॉस स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ही बच जाएगा। तो कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं, है ना? अगर कॉस की पावर 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर एक कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अच्छा, फिर उससे भी फिर भी फायदा नहीं हो रहा है, कैसे करें? या फिर देखो ये सोचो, नीचे 10 क्रिएट करने के लिए ब्रैकेट में से क्या कॉमन आएगा? कॉस क्यूब निकालना पड़ेगा। इस पूरे ब्रैकेट में से कॉस क्यूब बाहर आएगा। कॉस क्यूब बाहर बन के क्या आएगा? कॉस की पावर 6 है ना? क्लियर है सबको? सबसे पहले ब्रैकेट में से मान लो कॉस क्यूब को बाहर निकाला, कॉस क्यूब कॉस की पावर 6 बन के बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन बाई कॉस मतलब 10 क्यूब। इज इट क्लियर? अब यहां से देखो क्या बच रहा है आपके पास। यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो पावर 4 बच रही है। ऊपर साइन स्क्वायर, नीचे पावर 4। अब एक साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर आपका 10 स्क्वायर हो जाएगा, और एक बचा हुआ जो कॉस स्क्वायर है वो सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा?
ब्रैकेट के अंदर आपके पास बच जाएगा 1 + 10³ का होल स्क्वायर। अब आपको दिख गया होगा, बताओ क्या करोगे? डी। इसको टी मानेंगे? 1 + 10³ पूरे 1 + 10³ को टी मान लोगे? Yes, तो sir. इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्या करा अपन ने, ब्रैकेट में से cos³ बाहर निकाल, तो अंदर 10³ क्रिएट हो गया और ऊपर जाके वो sec² और tan² में बदल गया, जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। दूसरा ये अगेन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आई थिंक अब ये हो गया, हो जाना चाहिए, क्लियर है? Yes, sir. Okay. अगला क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में आपको सिखा रखा है रेंज कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। रेंज निकालने का तरीका क्या है, पहले ऑन टू को चेक करने के लिए रेंज निकालना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज बहुत बार आई है, अब ये याद होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स में क्वाड्रेटिक, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x² के साथ क्या आएगा, y माइनस में, x के साथ क्या आएगा, -4y - 2, कांस्टेंट टर्म में आएगा 9y + 15 = 0। अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इस क्वाड्रेटिक का d क्या होगा, > 0। यहाँ से आपके पास रेंज आ जाएगी और क्लियरली आप देखोगे रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होगी, तो ये ऑन टू तो नहीं होगा। इसी तरह से 1 1 भी चेक करोगे, 1 1 को चेक करने का तरीका, ऊपर के 2 फैक्टर बनेंगे और नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर उन दोनों फैक्टर पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। ऊपर वाले दोनों फैक्टर पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी 1। ठीक है, ये हमने आई थिंक थोड़े दिन पहले किया भी था, आई थिंक कहीं ना कहीं। Yes, sir. इसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी बहुत डुएबल था। आपको क्या निकालना था, सुनो ध्यान से, नाइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 नॉर अ मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे 100 से लेके 700 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 3 के मल्टीपल भी नहीं है और 4 के मल्टीपल भी नहीं है। तो बेसिकली इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या, सेट 12 के मल्टीपल नहीं है जी। हाँ, सेट वाला डायग्राम सोचो। एक होता है आपका जनरली क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे मान लो नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, सेट ए हो गया, सेट ए इज व्हाट, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। सेट बी आपने अज्यूम कर लिया, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। और आपको पूछा नाइदर, नाइदर मतलब बाहर वाला हिस्सा। क्लियर है कि ये वाला टोटल कितना होगा। अच्छा, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 100 से लेके 700 में कितने एलिमेंट होंगे इंक्लूडिंग बोथ? सर 602। हाँ, कितने होंगे, सोच के बोलो। 600. 602। देखो बहुत सी बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल 2 से लेके कोई भी छोटा नंबर ले लेते, 7। 2 से 7 में कितने नंबर होंगे इंक्लूडिंग बोथ? सर 6। कितने आ रहे, 6 आ रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब 6 कैसे क्रिएट होगा इन दोनों से, इन दोनों का क्या लोगे, डिफरेंस +1। +1 करोगे। यहाँ पे क्या आएगा फिर, 602 कहां से आ जाएगा? 101। तो फिर 601. कभी भी ऐसे रैंडमली मत कुछ भी ले लिया करो, कंफ्यूजन हो, छोटा सा एग्जांपल लो, उससे डिराइव कर लो। छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने कि 2 से 7 के बीच में, 2 और 7 को दोनों को इंक्लूड करना कितने नंबर होंगे, अपन ने काउंट कर लिया 6 नंबर होंगे। 2 और 7 से 6 कैसे क्रिएट होगा, 7 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 5 आएगा, उसमें +1 करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके +1। तो यहाँ पे भी ये करोगे, 700 - 100 प्लस का 1, तो टोटल इस बॉक्स की वैल्यू आपके पास 601 है। आपको ये वाला चीज आपको क्या करना पड़ेगा, यूनियन में से यूनियन निकाल के ये वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस। और यूनियन कैसे निकलेगा, आपको बेसिकली ये निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का होल बार, तो हो जाएगा टोटल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए प्लस डी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, हो जाएगा 601 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब यहाँ पे 3 के मल्टीपल कितने होंगे, तो 3 के मल्टीपल के निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका एपी का। 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 100 के बाद कहां से स्टार्ट होगा, 99 तक 3 का मल्टीपल आता है सर 102। हाँ, 99 तक 3 का मल्टीपल आता है। अब अगला कौन सा होगा, इसमें +3 ऐड कर दो। लॉजिकली ऐसा सोचा करो, पूरा स्टार्टिंग वाला सोचना, तो जस्ट प्रीवियस वाला निकाल लो। जस्ट प्रीवियस वाला कौन सा होगा, 99।
99 के बाद अगला क्या आएगा, +3, 102। मल्टीपल्स ऑफ जो 3 होंगे वो कौन सा है, चालू कहां से होंगे, 102, फिर +3 ऐड करोगे 105। लास्ट कहां तक जाएगा, लास्ट को निकालने का सबसे अच्छा तरीका डिवाइड करके रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट कर दो। तो डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो जो भी नंबर है उसमें से रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 699। 699। अब आपको पता करना है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। अब ये एक एपी है जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, कॉमन डिफरेंस पता है, यहां से n आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 पता चल गया। इसी लॉजिक से नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 निकालोगे, सेम एपी का फॉर्मूला अप्लाई करके। फिर इंटरसेक्शन मतलब सर 12 से जो मल्टीपल 12 के मल्टीपल पता करोगे। ठीक है, तो 12 के मल्टीपल कैसे पता करेंगे, वापस से 12 के मल्टीपल लिख लेना। ठीक है, नहीं 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से डिवाइड तब करते जब आपका मल्टीपल 1 से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग अगर 1 से हो रही तो आप वैसा करते हैं। आप अगर ये बोल रहे हो कि सर डायरेक्टली इसको 3 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 निकाल सकते हैं क्या, नहीं, वो तब निकालते जब स्टार्टिंग 1 से हो रही हो। अगर स्टार्टिंग जैसे 3 से होती, 3, 6 एंड सो ऑन, तब आप डायरेक्टली 3 से डिवाइड कर लेते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर ऐसे होते 3, 6, 8, मान लो आपके जाते 660 तक, अब पूछता बता कितने नंबर ऑफ मल्टीपल लगता है, आप 3 से डिवाइड करो। यहाँ पे स्टार्टिंग 3 से नहीं हो रही है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, ये इंटरसेक्शन निकाल लेना या वैल्यू पुटअप करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन छोड़ना मत, अगली बार कभी आता है तो। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टफ था, लेकिन हाँ बोलो हर्ष। सर पिछले वाले क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैसे निकालनी थी? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसा जो 3 और 4 दोनों का मल्टीपल हो, मतलब 12 का मल्टीपल। अब 12 के मल्टीपल कौन से हैं, वापस स्टार्ट करो, 12 के मल्टीपल कहां से स्टार्ट होंगे आपको सोचना पड़ेगा। 100 के बाद 12 का मल्टीपल कौन सा आता है, 12 की टेबल में 100 के बाद कौन सा नंबर आता है, 108, 108 सर, फिर 120, ऐसा जाता जाएगा। और लास्ट पता करने के लिए वापस से क्या करोगे, 700 को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 12 5 60, रिमाइंडर आएगा 10। फिर कौन सा नंबर आता है, 12 by 8 is 96। 108 के पहले कौन सा आ जाएगा, 96। यस सर। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 सब्सट्रैक्ट कर दोगे, 700 में से 4 गए, कितने हो जाएंगे, 694 है ना, 696, सॉरी। क्लियर है, बोलो। यस सर। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से n आ जाएगा, मतलब इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया? यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। यस सर। इसके बाद ये क्वेश्चन था, दिखने में अजीब था, लेकिन अगर डायग्राम बनाते तो हो जाता। एक बार डायग्राम बनाओ सब लोग, इस पैराबोला का डायग्राम बनाओ और ये y इक्वल टू मॉड x का डायग्राम बनाओ जल्दी से। ये पैराबोला का डायग्राम बनाओ, रूट्स कैसे होंगे, और y इक्वल टू मॉड x का डायग्राम बनाओ। तो देखो ध्यान से, एक है y इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन नेगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, और इसके रूट्स क्या है, √6 और -√6। डाउनवर्ड पैराबोला, ये इसका डायग्राम हो गया। दूसरा y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x वी शेप ग्राफ होता है, लेकिन √3 मॉड x मतलब इसका स्लोप कितना है, √3, मतलब एंगल कितना बना रहा है, tan थीटा इक्वल टू √3, 60 डिग्री कुछ एंगल बना रहा होगा।
तो ये दूसरी लाइन है, ये हो जाएगी y इक्वल टू √3x और ये हो जाएगी y इक्वल टू माइनस √3x। मॉड्यूलस फंक्शन ऐसे ही होता है। अब बोला एक सर्कल है जो कि अ सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया टचिंग पैराबोला इन द लाइन, ऐसा सर्कल जो पैराबोला को भी टच करे और लाइन को भी टच करे। तो सिमेट्रिकल से सोचना होगा आपको, ये डायग्राम पूरा सिमेट्रिकल है, जितना एक्स की उधर है उतना ही वाई की इधर, मतलब एक्स एक्सिस के बॉडी डायग्राम सिमेट्रिकल है, तो सर्कल भी आपका सिमेट्रिकली बनेगा, तभी टच करेगा, मतलब जितना हिस्सा इधर होगा उतना हिस्सा उधर होगा ऐसा, और दोनों को टच करता हो जाएगा। अब इस सर्कल पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा ये पूछा था। अगर डायग्राम सही से बना लोगे तो आधा काम वही सॉल्व हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ अगर सिमेट्रिकल है तो सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करेगा? यस सर। यस सर। है ना, डायग्राम सिमेट्रिकल है तो सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करेगा। सेंटर की अगर सेंटर वाई एक्सिस पे तो खासियत क्या होगी? एक्स कोऑर्डिनेट 0। वेरी Yes, गुड। अब क्या कोई मुझे सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट बता सकता है? ध्यान से देखो। अच्छा, सबसे पहले ये वर्टेक्स पता कर लेते हैं। इस पैराबोला की वर्टेक्स कहां पे आएगी? ये पॉइंट कौन सा होगा ये पता करना है। मान लो आसान तरीका, जल्दी से बताओ। ये पॉइंट है मान लो ए कैसे पता करोगे? सर -b/। हाँ, इस पे वापिस इसमें एक्स में 0 रख दो, वाई एक्सिस पे तो लाई कर रहा है। यस सर। एक्स को 0 रखो तो वाई कितना आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? yes, sir. अरे वो जो पैराबोला का जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो सिंपली एक्स को 0 रख दो। एक्स को 0 रखो तो वाई पता चल जाएगा। अब मुझे बताओ लॉजिकली, मान लो इस सर्कल का रेडियस है r, इस सर्कल का रेडियस कितना है r, तो मुझे बताओ इस सेंटर का कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा r के टर्म्स में? सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा r के टर्म्स में? डायग्राम को y- ध्यान से। R हाँ को बोलो। मैं नहीं, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ r। वाई कोऑर्डिनेट निकालते कैसे? ओरिजिन से डिस्टेंस ना, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? सर 6 माइनस r। +6 - R. ओरिजिन से डिस्टेंस ही तो पूछा था मैंने आपको। Yes. देखो ध्यान यस से, सर। यहां से यहां तक का अपने कोऑर्डिनेट पता कर लिया, तो ये डिस्टेंस कितना है? 6 है। ये डिस्टेंस कितना है? 6। और यहाँ ये सेंटर है और यहाँ पे सर्कल टच कर रहा था, ये डिस्टेंस किसके बराबर है? r। R. तो सेंटर का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 - सर R. 6 और ये -r। y कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का, हाँ है ना, ये डिस्टेंस ही तो y कोऑर्डिनेट होता है। Yes, sir. यस सर। हो गया। देखो सेंटर भी आपने r के टर्म्स में बता कर लिया ताकि अननोन कम रहे। यही मैंने आपको सिखाया भी था, सर्कल के टाइम पे बताया था, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट r के बराबर होगा। सर्कल अगर y एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट r के बराबर होगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि अननोन कम रहे। सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। एक ही अननोन है r। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब r कैसे पता करें? अगला कॉन्सेप्ट। अब सोचो, सर्कल की इक्वेशन आपने r के टर्म्स में लिख दी, अब रेडियस कैसे पता करें? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। डायग्राम से दिख जाएगा, डायग्राम से ही दिख जाएगा r निकालने का तरीका। सर इक्वेशन में 0,6 को सेटिस्फाई कर वेरी गुड। देंगे। ये जो 0,6 पॉइंट है ये सर्कल में भी तो लाई कर रहा है, Yes, sir. तो फिर द पॉइंट 0,6 ये यहीं से तो पास कर रहा है, टच कर रहा है ना पैराबोला को। अरे हाँ है ना, Yes, sir. 0,6 इज ऑल्सो ऑन सर्कल, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 0, y की जगह 6 रख देंगे तो क्या यहाँ से रेडियस आ जाएगी? जैसे ही रेडियस आएगी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। सर्कल की इक्वेशन पता है, फिर चारों ऑप्शन के पॉइंट सेटिस्फाई कर करके देख लेना। तो कभी कभी सर्कल से फंडामेंटल क्वेश्चन आ जाते हैं, बट डायग्राम बना के देखा करो, डायरेक्टली देख के छोड़ मत दिया करो कि ये सर्कल पैराबोला मिक्स आ रहा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। अगर ढंग से डायग्राम बनाओगे, ज्योमेट्री भी अप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा। तो कभी भी एग्जाम में अगर ऐसी कोई वेरायटी आती है तो डायरेक्टली नहीं छोड़ना है। हाँ आदित्य बोलो। सर ये तो r² = r² आ गया। वो यार है क्या? चेक कर लेते हैं। एक्स की जगह आपने रखा 0 और y की जगह रखोगे 6, हाँ तो फिर r² = r² आ गया। ठीक है, इससे काम नहीं बनेगा आपका, और तरीका सोचो फिर।
क्योंकि वो पॉइंट ऑलरेडी अपन ने सेंटर लेके उसी से निकाला था, उसी पॉइंट का यूज करके अपन ने सेंटर निकाला, इसलिए वो LHS इक्वल टू RHS आ रहा, तो वहां से अपना काम नहीं बन पाएगा। एक और दिमाग लगाओ, एक और तरीका है, वापिस देखो डायग्राम ध्यान से और सोचो कि अब रेडियस निकालने के लिए क्या तरीका अपना है। सर यहाँ से y की वैल्यू निकाल के पैराबोला में पुट कर दें, पैराबोला की इक्वेशन में। नहीं, पैराबोला और सर्कल तो वैसे भी 6, एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना, वो तो अपन ने सेटिस्फाई करके देख लिया, तो उससे फायदा ही नहीं होगा। पैराबोला और सर्कल तो वैसे भी उसी पे टच कर रहे थे, यहाँ से y निकाल के पैराबोला में रखने से फायदा ही नहीं है। लाइन को भी टच कर रहा था, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, सोचो थोड़ा। लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब देखो कोई भी सर्कल अगर लाइन को टच करता है तो आप क्या क्या तरीका अपनाते हो। जैसे मान लो ये सर्कल, ये लाइन है, ये कोई सर्कल है, ये सर्कल इस लाइन को मान लो टच करके जा रहा है, आपको लाइन की इक्वेशन पता है मान लो, सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है मान लो, और रेडियस भी मान लो पता है, अननोन, मतलब इस तरह से, तो क्या तरीका अपनाते हो अगर ये सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है तो? सर फुट ऑफ उसकी जो रेडियस होगी वो परपेंडिकुलर होगी इस पॉइंट पे। ठीक है, परपेंडिकुलर होगी तो, लेकिन आपको टेंजेंट होगी बोला है। ये टेंजेंट तो ठीक है, टेंजेंट से, टेंजेंट तो है ही है वो, लेकिन आप इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे? सर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते। नहीं, थोड़ा लेंदी होगा। सर लाइन पे कोई पॉइंट मान लेंगे और उसको सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। नहीं, वो भी लेंदी जाएगा। और सोचो, लाइन और सर्कल में रिलेशन क्या क्या होता था, याद करो, मैंने आपको सिखाया था। एक लाइन और एक सर्कल 3 तरह से रिलेट करती है, तो बाहर से जाती है, या टच करके जाती है, या इंटरसेक्ट करती है। अपन कैसे पहचानते थे कोई लाइन सर्कल को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है? क्या तरीका सिखाया था, डायग्राम बनाया था ऐसा मैंने, और बताया था। C1 C2 देना है, R1 R2 नहीं, के। वो तो दो सर्कल होते थे तब। लाइन और सर्कल में क्या रिलेशन सोचोगे? सर सेंटर का लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे। हाँ, वेरी गुड। सेंटर का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, तभी तो टच करेगी। देखो, सेंटर का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, ये बताया था मैंने आपको। अगर ये p की वैल्यू रेडियस के बराबर है, मतलब लाइन क्या कर रही है, टच, टेंजेंट है। ये सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस देन रेडियस है, मतलब लाइन क्या है, सीकेंट, सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। और ये सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस से ज्यादा है, मतलब आउटसाइड द सर्कल। अंडरस्टैंड, याद आ रहा है? तो अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती है, ध्यान रखना है, सबसे आसान तरीका क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू क्या कर दोगे, रेडियस। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर कर देना, रेडियस के बराबर। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। देखो यहाँ पे खैर ज्योमेट्रिकली और भी आसान है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको स्लोप भी पता है। देखो, ये रेडियस है आपका r, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में बना सकते हो। मान लो ये है c, ये मान लो o, ये मान लो p। इस ट्राइंगल को अगर मैं अलग से बना दूं डायग्राम को, OC लेंथ आपने अभी बताइए 6 माइनस r है, ये डिस्टेंस आपका r है ना? और ये देखो y इक्वल टू रूट एक्स है, तो इसका स्लोप क्या होगा, dy बाई dx tan थीटा। और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, स्लोप वैसे भी √3 है, तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री। मतलब ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री होगा। यस सर। यहां से भी आप रिलेशन डेवलप कर सकते हो। आप तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दोगे, एंगल के सामने परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, साइन 30 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहां से भी आर आ जाएगा। अंडरस्टूड? दूसरा तरीका क्या है, सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होगा, तो वहां से एक रिलेशन आ सकता है। बाकी ज्योमेट्रिकली भी आप जल्दी निकाल लोगे। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस ओके। हाँ हर्ष, डाउट है कुछ? नो सर। अगला क्वेश्चन ये भी देखो, अगेन मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली देख के नहीं छोड़ना है, कोशिश करना है। A10 माइनस A8 पूछा था, तो आपको ये नहीं सोचना लेंदी जाएगा, लेंदी जाएगा तो बाद में छोड़ेंगे। पहले इसको अटेम्प्ट करके देखना है, तो फिर सोचेंगे लेंदी होगा कि नहीं होगा। पहले अटेम्प्ट तो करो, डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं करना है कि क्वेश्चन की शक्ल को देख के प्रिडिक्ट कर दे कि यार ये तो बहुत लेंदी जाएगा। पहले मैंने हर बार आपको उस दिन भी सेशन मैंने लिया था, मैंने क्या कहा था, 15 सेकेंड दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट एक बार सोचो कि भाई डुएबल है तो फिर करना है, फिर छोड़ देना है।
अगर नहीं होगा तो अपने आप रास्ते में छोड़ देना, एटलीस्ट आप 15 से 20 सेकंड तो दो। यहाँ पे पूछा था A10 माइनस A8, A10 क्या होगा, इसमें 10 रख दोगे R की जगह, R की जगह 10, यस सर। R की जगह 10 रख दोगे तो A10 आ जाएगा। A10 मतलब R की जगह 10 रखना है। माइनस A8, A8 मतलब R की जगह 8 रख देना। देखो कॉलम 2 और कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वहां पे R नहीं है, आपको सिर्फ R को बदलना था। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम रहेंगे, सिर्फ कॉलम 1 बदला। अच्छा, अब इस 2 को आपको पता है डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मान लो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, 40 और 56। अंडरस्टूड। अब क्या इनको मैं डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? आपको पता है कि अपन सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉलम 2 और कॉलम 3 को एज इट इज रहने देंगे, कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या रहेंगे एज इट इज, और कॉलम 1 आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉलम 1 को आपस में सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, 20 माइनस 8 12, 40 में से 16 माइनस करोगे 24, 56 में से 22 माइनस करोगे, चेक कर लेना कैलकुलेशन, 34। अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 24 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये डबल ही है। यहाँ पे एक रो ऑपरेशन लगा देते। मैंने आपको कहा था कि RI चेंजेस टू RI माइनस KRJ या फिर प्लस KRJ, या फिर CI चेंजेस टू CI प्लस KCJ, ये वाला रो ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट वही रहता है। जनरली हम ये वाला रो या ये वाला कॉलम ऑपरेशन तब अप्लाई करते हैं ताकि डिटर्मिनेंट थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो इस तरह के रो ऑपरेशन अप्लाई करो या फिर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, जीरो क्रिएट करने के लिए आप किसी एक को चेंज कर दो। मान लो C1 को चेंज करते हो, C1 देखो यहाँ पे RI है तो यहाँ पे RI रहेगा, यहाँ पे CI है तो यहाँ CI रहेगा, जो भी बदलना है यहाँ पे बदलेगा। C1 में से क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे 12 टाइम्स C2, C1 में से क्या सब्सट्रैक्ट कर दो 12 टाइम्स C2, तो C2 को 12 से मल्टीप्लाई करके C1 में सब्सट्रैक्ट करोगे तो 12 माइनस 12 0, 24 माइनस 24 0, 34 माइनस 36 माइनस का 2 आ जाएगा, बाकी एज इट इज। अंडरस्टूड है? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा बाउंसर है? यस। अब 2 जीरो क्रिएट हो चुके हैं, 2 जीरो अगर क्रिएट हो गए, इसको ओपन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करो, n स्क्वायर डायरेक्टली उड़ जाएगा, n स्क्वायर खत्म होने के बाद अंदर क्या बचेगा आपके पास, माइनस बीटा माइनस 2 अल्फा। अंडरस्टूड? क्लियर है? और कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ तक सर समझ में आया? स्टार्टिंग में जो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था सर, स्टार्टिंग में वो नहीं समझ आया। 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, किसी भी डिटर्मिनेंट में आप 2 से कैसे मल्टीप्लाई करते हो? डिटर्मिनेंट में क्या होता है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई होती है। मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स क्या होता है, सारी चीज मल्टीप्लाई होती है। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, मैं बोलूंगा व्हाट इज 5A, तो आप क्या करोगे, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और मान लो कोई डिटर्मिनेंट है वहीं पे, और मैं बोलूंगा इस डिटर्मिनेंट में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, या तो रो में मल्टीप्लाई कर दो या कॉलम में। मान लो रो में कर दिया तो बच्चा हुआ एज इट इज रहेगा, कॉलम में करना है तो कॉलम में कर दोगे। अंडरस्टूड? कॉमन भी कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट में से कॉमन भी रो वाइज निकालते हैं कॉमन। जैसे मान लो 3 6 9 12 36 30,
2 3 1। मान लो आपको कॉमन निकालना है, डिटर्मिनेंट है, तो पहले इसमें से 3 कॉमन निकालोगे, फिर इसमें से 3 कॉमन निकालोगे, 3 का स्क्वायर बन के कॉमन आएगा। क्लियर है? तो कॉमन भी रो बाय रो निकलता है, कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लाई भी करना है डिटरमिनेंट में, तो रो या कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे वही किया है। क्लियर है? ओके 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम 1 से। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा आंसर आपका। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 बीटा प्लस 4 अल्फा। अंडरस्टूड? शॉर्टेस्ट sir. डिस्टेंस से बहुत बार रिपीट हो गया। यस ये करके आए थे कि नहीं? किया था सर। यस सर। किया था। आंसर मैच, Yes, sir. ऑप्शन बी 4 रूट। सबका आंसर मैच करा था। यस सर। यस सर। ठीक। यस अब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ऐसे क्वेश्चन की, और हो सकता है आपके शिफ्ट में आ भी जाए, थोड़ा घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। क्वेश्चन 60 भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट बेस थ्योरम पे। मैंने आपको कहा था प्रोबेबिलिटी में अगर कुछ नहीं आता तो बेस थ्योरम की एनसीईआरटी कर लेना कम से कम। बेस थ्योरम होती क्या है? उसमें आप इवेंट्स को डिफाइन करते हो और एक इवेंट ए डिफाइन होता है, और फिर आपको कोई ना कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है गिवन ए हैज अकर्ड। दिस इज द बेस थ्योरम। इवेंट्स मतलब ऐसे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो, मतलब पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर ले। अब यहाँ पे आपको बोला गया 2 तरह का प्लांट है, प्लांट ए एंड बी मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल। 60% ऑफ द मोटरसाइकिल आर मैन्युफैक्चर बाय प्लांट ए। तो इवेंट इवन क्या कर देंगे? मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए। इवेंट 2 क्या हो जाएगा? मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। अब आगे क्या बोला गया है? 80% ऑफ द मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए आर रेटेड एज हाई स्टैंडर्ड। यही आपका इवेंट क्या हो जाएगा? ए मोटरसाइकिल रेटेड एज हाई स्टैंडर्ड। तो देखो कंपनी ए 60% बनाती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 60% मतलब 0.6, और बची हुई एंड द रिमेनिंग आर मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, तो बची हुई आपका बी हो जाएगा 0.4। 0.4। आगे पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। 90% of the motorcycle manufactured by B are rated as high quality. 90% of the motorcycle manufactured by B are rated as high percent. मतलब high percent manufactured by B, A by E2 is 90%. A by E2. पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। 90% of the motorcycle which are manufactured by B are rated as high standard. One of the motorcycle is picked up random from the total production and found to be of standard quality. Found to be of standard quality. आपने क्या करा? कोई भी एक रैंडम मोटरसाइकिल सिलेक्ट करी और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की निकली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बी। मतलब आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A हैज अकर्ड। इट वाज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब ए ऑलरेडी हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो प्लांट बी से आई हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A हैज अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A हैज अकर्ड। तो ये वाला निकालने के लिए आपको बेस थ्योरम अप्लाई करना होगा। क्या अप्लाई करना का? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है E2 by A, वो होता है E2 into A by E2 डिवाइडेड बाय सेम सबके लिए आ जाएगा E1 into A by E1 प्लस E2 into A by E2। सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। E2 पता है, A by E2 पता है, E1 पता है, E2 पता है, A by E2 पता है। A by E1 क्या हो जाएगा? बचा हुआ 10% 0.1। तो यहाँ पे बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। E1 E2 मतलब मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर बाय ए, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर बाय बी, इवेंट ए रेटेड एज हाई स्टैंडर्ड। और उन्होंने बोला कि हमने कोई रैंडमली मोटरसाइकिल सिलेक्ट करी, वो ऑलरेडी हाई स्टैंडर्ड की, मतलब ए ऑलरेडी हो चुका है, वो ग्रुप बी से आई हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए हैज अकर्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? यस इसको सर। डाउट हो एक बार यस सर। पूछ लो। सब पी ए बाई E1 0.8 नहीं होगा? यहाँ P
P हाँ, बोलो, A by E1. ए बाई E1, हाँ तो क्योंकि 80% ऑफ मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर इन ए, उनको स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब ऐसे दिया है ना अच्छा, हाँ, क्वेश्चन में. सॉरी सॉरी, हाँ मैंने देखा नहीं है, वेरी गुड। 80% ऑफ द मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर बाय ए आर स्टैंडर्ड वेराइटी, तो फिर ये 0.8 होगा, ठीक है, ये पढ़ा नहीं मैंने, क्लियर है। तो 80% फ्रॉम मोटरसाइकिल ए आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब ये आपका 0.8, 90% मैन्युफैक्चर ऑफ बाय बी आर स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब ये 0.9, क्लियर। Yes. ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो कभी कभी बेस थ्योरम से, अगर देखो कुछ प्रोबेबिलिटीज, यूं तो वैसे हार्ड चैप्टर है, लेकिन अगर क्वेश्चन सिंपल वेन डायग्राम वाला आया, रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन आया, या बेस थ्योरम का क्वेश्चन आया, तो ये कंपैरेटिवली इजी ही होगा। रैंडम वेरिएबल के हमने बहुत क्वेश्चन किए, रैंडम वेरिएबल के भी क्वेश्चन थोड़े इजी आते हैं, बेस थ्योरम का टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, वो आपको जज करना पड़ेगा कि आपकी शिफ्ट में कैसा है। अगर फंडामेंटल पे बेस्ड है तो ट्राई कर लेना, वो टफ है, ज्यादा ही कुछ मैनिपुलेटिव है तो छोड़ देना। वेन डायग्राम से बेस क्वेश्चन भी कभी कभी आ सकता है, ए यूनियन बी पूछ लिया है, ए दिया है, बी दिया हुआ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन आ गया। अगर इजी है तो करना, टफ है तो छोड़ देना, जज वहां पे करना पड़ेगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का न्यूटन फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन था। जब भी आपको ऐसा दिखता है एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, और ऐसा कोई चीज एक्सप्रेशन पूछा जाता है, ये जनरली कहाँ पे आता है, न्यूटन फॉर्मूले में। न्यूटन्स फॉर्मूला। और न्यूटन न्यूटन फॉर्मूला, हाँ आपको सिखाया था मैंने न्यूटन फॉर्मूला के बारे में, कि अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इस एक्सप्रेशन का नाम है मान लो ए एन, तो न्यूटन फॉर्मूला से इसको ए एन बोलो या टी एन बोलो, जो भी बोलना बोलते हैं, आपके जो कोफिशिएंट है ए बी और सी, ए बी और सी, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एन, बी के साथ मल्टीप्लाई होता है ए एन माइनस 1, और सी के साथ मल्टीप्लाई होता है ए एन माइनस 2 इक्वल टू 0। ये न्यूटन फॉर्मूला का रिजल्ट है, ए इंटू ए एन प्लस बी इंटू ए एन माइनस 1 प्लस सी इंटू ए एन माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो इस क्वेश्चन में। ए मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो कि इस क्वेश्चन में 1 है, तो 1 इंटू ए एन प्लस बी क्या है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटू ए एन माइनस 1 प्लस सी मतलब 1 इंटू ए एन माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एन को क्या रखना है, ये क्वेश्चन से जज करेंगे। 2024, 25 और 23, तो सबसे हाईएस्ट जो होता है आपको वो रखना है। एन को 2025। हाँ, एन को रख दोगे 2025। हाँ बोलो, डाउट है किसी को, डाउट है? नो सर। No. एन को रखोगे 2025, इक्वल टू 0। आपको देखो न्यूमरेटर में क्या चाहिए था, 2023 प्लस 2025, तो यहाँ पे ऑलरेडी सम उसका क्रिएट हो चुका है, 23 प्लस 25, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। और ए 2024 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। पूछा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक की मिनिमम कहां पे आती है, अपवर्ड पैराबोला है, तो मिनिमम कहां पे आएगा, माइनस d/4 है, क्लियर है। और आपको नहीं याद होता है फॉर्मूला, तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देना, तो मिनिमम पता चल जाएगा। अंडरस्टूड। मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम पता करने के 2-3 तरीके, या तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देना तो मिनिमम पता चल जाएगा, या फिर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कहां पे आती है, माइनस d/4। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद 64th क्वेश्चन आपकी मॉड्यूल के ही क्वेश्चन था। 63, a variable line of slope m greater than 0 passing through 4, -9 intersect the coordinate axis at a and b.
then the minimum value of the sum of the distance of A and B from origin. कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पे कट करती कोई लाइन 4,-9, ठीक है। A और B को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट कर रही है, तो पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम ओरिजिन। A का ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब x का x इंटरसेप्ट, B का ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब इसका y इंटरसेप्ट। इसके सम की मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो पहले आपको A और B कुछ ना कुछ अननोन के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑलरेडी पता है, इस लाइन पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट आपको पता है 4,-9। पॉइंट पता है तो इक्वेशन लिखना पड़ेगी। स्लोप के बारे में कुछ बोला नहीं गया, सिर्फ इतना बोला गया कि पॉजिटिव है, और दिख भी रहा है एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव होगा। तो स्लोप को m माना, पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ था, लाइन की इक्वेशन लिख देंगे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहां से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी mx माइनस y माइनस 4m माइनस 9 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? यस सर। लाइन की इक्वेशन आ गई, सिंप्लीफाई कर लेना। a निकालने का तरीका क्या होगा? पॉइंट a, इतना टाइम नहीं लगना तो चाहिए, y वाला जल्दी। पॉइंट y पॉइंट 0 रख देंगे। वेरी गुड, y को 0 रख दोगे, पॉइंट a में y को क्या रख दोगे? 0, x आ जाएगा। यहाँ पे y को 0 रख दो, y को 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा? 4m प्लस 9 डिवाइडेड बाई m। एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे तो निकालते हैं, इतना टाइम कैसे लगा लेते हो आप लोग सोचने में। यहाँ पे y को 0 रख दोगे बस। सिमिलरली b निकालने के लिए x को 0 रख देना, एक्स को x को 0 रखोगे तो y आ जाएगा। 4m प्लस 9। a पता चल गया, b पता चल गया। अब बोला है कि इनका डिस्टेंस का सम की मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो देखो OA कितना हो जाएगा? डिस्टेंस OA, डिस्टेंस ये आएगा 4m प्लस 9 बाई m, और डिस्टेंस OB, डिस्टेंस निकालना है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4m प्लस 9, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव आता है, कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव ही आएगा। आपका डिस्टेंस क्या होगा? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब OA प्लस OB पता कर लेते हैं, क्योंकि OA प्लस OB की मिनिमम वैल्यू पूछी थी। तो देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना था। x और y इंटरसेप्ट निकालते कैसे? x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 रखते हैं, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 रखते हैं। दोनों का सम मिनिमम करना था। अब दोनों का सम देख लेते आ क्या रहा है। इन दोनों का आप सम करोगे, इसको m से डिवाइड कर दो, अलग अलग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9 बाई m, 4 प्लस 9 बाई m प्लस 4m प्लस 9, तो हो जाएगा 4m प्लस 9 बाई m प्लस 13। अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछिए। इस एक्सप्रेशन की आपको क्या पूछिए? मिनिमम। अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आ गया? एक बार सारी स्टेप्स को सब लोग ध्यान से देख लो, सारे स्टेप्स को ध्यान से एक बार ऑब्जर्व कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ ले। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछिए। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि 4m प्लस 9 बाई m प्लस 13 की मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, बताओ। ये मान लो एक्सप्रेशन है कुछ, इसको कुछ भी नाम दे देते, मान लो एक्सप्रेशन है s, इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है। सिर्फ इतना दिया हुआ m ग्रेटर देन 0। सर 1 ही रखेंगे फिर तो। क्या नहीं, 1 क्यों रखेंगे? जरूरी थोड़ी। सही इनइक्वालिटी से, कौन सी इनइक्वालिटी? से इक्वेशन को ग्रेटर देन m रखें। नहीं नहीं, ढंग से समझाओ। सर पहले से डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक करेंगे। बना के फिर इसको ग्रेटर देन क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं, नीचे भी तो m आएगा। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक बनेगी, डिनोमिनेटर में तो m रहेगा। सर डिफरेंशिएशन करके, डिफरेंशिएट करके ट्राई कर सकते हो, देख लेना उससे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है मैक्सिमम पॉइंट आए, मिनिमम आए, दोनों आ जाए। डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर सकते हो। लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका और है, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है,
इन दोनों को अलग से ले लो। सिंस m पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। और मैंने आपको बताया था जब भी पॉजिटिव नंबर ऑफ प्रोडक्ट अच्छा हो तो आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm को, क्योंकि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लीकेशन अच्छा आएगा और सम की मिनिमम वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। तो आपको मैंने बताया भी था जब वहां पे सीक्वेंस सीरीज जब भी रिवाइज कराया था, मैंने बताया am gm कहाँ पे अप्लाई करते हैं। 3 कंडीशन थी, जब भी एक्सप्रेशन में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछे, प्रोडक्ट अच्छा आ रहा हो, प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन प्रोडक्ट करने पे वैल्यू अच्छी आ रही हो, और टर्म्स इन्वॉल्व आर पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्म्स अगर इन्वॉल्व है तो ऐसी जब भी सिनेरियो बनता है, ऐसे सिनेरियो में हम एएमजीएम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एएमजीएम अप्लाई करोगे इन दोनों नंबर में, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द अर्थमेटिक मीन। ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट की पावर 1/2। 1/2। तो यहाँ से इसके सम के लिए आपको मिनिमम एक्सप्रेशन आपको पता चल जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी 12। इसकी मिनिमम 12 आ चुकी है, 13 ऐड कर दोगे ओवरऑल मिनिमम। तो ध्यान रखना अगली बार जब भी ऐसे रेसिप्रोकल एक m था दूसरा 1/m था तो प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है, टर्म्स आर पॉजिटिव, तो AMGM का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन का निकाल के हमने इसके सम की मिनिमम वैल्यू पता करी। किसी को डाउट हो, नहीं समझ में आया तो पूछो जल्दी से। किसी को भी डाउट हो, कोई स्टेप नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। ये कंडीशन दोबारा बता दें कब AMGM लगाते हैं। जब भी टर्म्स पॉजिटिव हो, जब भी आपके पास सम की मिनिमम वैल्यू पूछी और उसी का प्रोडक्ट सिंप्लीफाई होके आ रहा हो तब। क्लियर है? एक बार सीक्वेंस सीरीज की नोट्स देख लेना और नहीं तो आप अपने ग्रुप में मंगवा लेना। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन घर पे जाके वापस रिपीट करना। वेरिएबल अगला था इंक्रीजिंग, ये क्वेश्चन भी डुएबल था। इंक्रीजिंग मतलब आपको डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 करना है। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है आपको सीखा सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। आवाज आ रही है? यस यस सर। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। यस। अच्छा ये देखो, ये तो बोनस में आ गए, तो दोनों एक जैसे दे दिए इन लोगों ने, थोड़ा अलग बनाना चाहिए था। दोनों ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार घर पे आज। लीनियर आपको सिखा रखा है, 2 ही स्टेप होती है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करो। लीनियर दिखने में दिखती है dy/dx कोएफिशिएंट 1, x की पावर 1, x के साथ p का टर्म होता है, इधर q होता है, सॉरी y की पावर 1, और ये p and q शुड बी अ फंक्शन ऑफ x। p and q शुड बी फंक्शन ऑफ x। सबसे पहले आप निकालते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p dx। ये निकालने के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या जाता है, y into integrating factor equal to whole integration q into integrating factor dx plus c। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेना इन दोनों क्वेश्चन। इसके बाद ये एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन था। एक लाइन है, दूसरी 2 लाइन है, और तीसरी भी क्या है, लाइन ही है, नहीं रूट लाइन नहीं है, सॉरी, तीसरा भी कोई ना कोई कर्व है। ठीक है, देखना पड़ेगा कौन सा कर्व है।
तो आपके पास दो तो स्ट्रेट लाइन है और तीसरा जो कर्व है पहले वो पता कर लेते हैं। y इक्वल टू 3x माइनस x रूट x, ये कोई कर्व है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे एक काम करते, पहले x कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? 3 माइनस रूट एक्स। अगर स्क्वायरिंग करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर अगर एक साइड को y माइनस 3x कर दे क्या? तो रूट x कर दे। सर अगर y माइनस 3x कर दे। अच्छा हाँ, ये भी कर सकते, रूट हट जाएगा। पहले रूट को अकेला बना दो। तो रूट को अकेला कैसे बनाओगे? एक्स रूट एक्स एक तरफ रख लिया और y को उधर भेज दिया, मान लो ये रूट अकेला हो गया। अब इस रूट को हटाने के लिए अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो ताकि एक ही बार में रूट, फिर अपन प्रिडिक्ट कर लेंगे कौन सा कर्व है। स्क्वायरिंग करोगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब। यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर है। सर 9x स्क्वायर आएगा। 9x स्क्वायर, सॉरी 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy। क्लियर है? यस सर। तो यार एक्स क्यूब ठीक है, एक्स क्यूब प्लस सर माइनस 9x, सॉरी माइनस 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6xy इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड कर्व तो नहीं दिख रहा है ये। और तरीका क्या है इसको? सिर्फ y इक्वल टू ये दिया हुआ है आपके पास x इंटू रूट एक्स। एक रूट तो इसका 0,0 है और बाकी प्रिडिक्ट करने के लिए इसका डिफरेंशिएट करके एक बार देख लेते हैं डिफरेंशिएशन कितना आएगा। डिफरेंशिएशन से लॉजिक लगाते हैं। देखो एक पॉइंट तो 0,0 मतलब ओरिजिन से पास करेगा, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा? 3 माइनस एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर कितनी है? 3/2 है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2, आगे आ जाएगा 3/2 माइनस 1 हो जाएगा 3 माइनस 3/2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन से भी आपको देखो इंटरवल में आइडिया लगेगा कि किस इंटरवल में ये पॉजिटिव आ रहा है, किस इंटरवल में नेगेटिव आएगा। एक्स की वैल्यू पे 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आगे कहां तक? जैसे मान लो यहाँ पे रखोगे आप, एक्स को रख दिया मान लो 4, एक्स को 4 रखने पे क्या होगा? देखो ध्यान से 0 हो जाएगा ये। 0। यस सर। एट x इक्वल टू 4 dy बाई dx आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, मतलब वहां पे ग्राफ टर्न कर रहा होगा। अंडरस्टूड? यस सर, क्रिटिकल पॉइंट। यस सर। यहाँ पे थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे आपको ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा, नॉर्मल ग्राफ नहीं है। 0 पे सिर्फ ओरिजिन से पास कर रहा है, x इक्वल टू 4 पे ग्राफ टर्न कर रहा है। 0 से 4 के बीच में dy बाई dx पॉजिटिव आ रहा है। 0 से 4 जब है डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा। 4 के आगे फिर डिक्रीज करेगा, कहीं ना कहीं ग्राफ इधर कट करेगा। और x को नेगेटिव रखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव रखूंगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, डोमेन में नहीं x, तो नेगेटिव लिए सोचना नहीं है। अच्छा, डिफरेंशिएशन सिर्फ एक ही पॉइंट पे 0 आ रहा है। डिफरेंशिएशन जो 0 आ रहा है, अगर इसको 0 से इक्वेट करोगे 3 माइनस 3/2 रूट एक्स इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो 3/2 रूट एक्स इक्वल टू 3, तो रूट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4। तो डिफरेंशिएशन 0 एक ही जगह आ रहा है, मतलब ग्राफ टर्न आगे नहीं करेगा।
टर्न नहीं करेगा मतलब ऐसे बस सीधा निकल जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया। अब बची भी दो स्ट्रेट लाइन है, उसमें एक y इक्वल टू mx है, y इक्वल टू mx लाइन ओरिजिन से पास करती है और x को 4 रखने पे y 12 आ रहा है, यहाँ पे x को 4 रखने पे y कितना आएगा, यहाँ पे x को 4 रख के एक बार देख लेते y कितना आ रहा है, तो पता चल जाएगा यहीं से पास तो नहीं कर रही है। ये जो कर्व है हमारा उसमें x को मैं 4 रख रहा हूँ, y की वैल्यू पता कर रहा हूँ इस कर्व के अंदर। y इक्वल टू 3x माइनस x रूट एक्स, x को 4 रखने पे 4 आ रहा है भाई। 4 आ रहा है, मतलब ये 0.4 है, ठीक है। और आपको यहाँ इस वाले इक्वेशन में x को 4 रखने पे 12 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा होगा, तो ये ग्राफ इधर से कहीं पास करेगा, ठीक है। क्लियर है? ये लाइन हो जाएगी। इसी तरह से तीसरी लाइन भी प्लॉट कर देना। ये तीसरी लाइन भी प्लॉट करने के बाद फिर देखना कौन सा रीजन आ रहा है। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है। इसके बाद आपको बस लाइन प्लॉट करनी है, देखना कौन सा रीजन आ रहा है, फिर अपर कर माइनस लोअर कर या फिर राइट माइनस लेफ्ट, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। आपको खैर इस वेराइटी के क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही है। क्वेश्चन या तो आएगा पैराबोला पे, सर्कल पे, इसी पे बस। ये भी थोड़ा टफ था, अभी के लिए छोड़ रहे हम। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था 71। इसमें आपको पहले तो ये पहचानना पड़ेगा भाई ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये इसको देख के अगर बस पहचान जाओगे उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सुनो ध्यान से, ये टफ नहीं है, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। ऐसा एक्सप्रेशन अगर आता है तो क्वेश्चन डुएबल है। इसका मतलब क्या है, पहले मान लो आपने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, अल्फा एक्स। ध्यान से समझना, सब लोग ध्यान से सुनना, कंसंट्रेट होके। एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अल्फा एक्स कॉमा एक्स कॉमा 2x। सेकेंड वाले को y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो y प्लस बीटा y प्लस 2y, सॉरी कॉमा। थर्ड वाले को z से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2z कॉमा 3z कॉमा गामा z इक्वल टू 0,0,0। अब इन तीनों को ऐड करना है, ऐड कर दो। अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस 2z, एक्स प्लस बीटा वाई प्लस 3z, 2x प्लस 2y प्लस गामा z इक्वल टू 0,0,0। अब कंपेयर कर देंगे तो बेसिकली आपके पास तीन इक्वेशन आ गई। 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, x प्लस बीटा वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस गामा z इक्वल टू 0। अब यहां तक तो मतलब ये क्या आ गई, होमोजीनियस इक्वेशन है ना। यस होमोजीनियस इक्वेशन में दो ही तरह के सॉल्यूशन होते थे, या तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल, या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये कैसे पता करें कि सॉल्यूशन कैसे हैं? हाँ बोलो। सर होमोजेनियस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है ना। याद करो लीनियर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में दो तरह की हमने इक्वेशन पढ़ी थी, एक नॉन होमोजीनियस एक होमोजीनियस, याद आ रहा है? यस सर। जिसमें कांस्टेंट टर्म, जिसमें सिर्फ एक्स वाई जेड के टर्म्स हो, जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 उसको होमोजीनियस बोलते थे, और उसके दो ही तरह के सॉल्यूशन, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी, या तो डेल्टा 0 या डेल्टा नॉन 0। अब ये प्रिडिक्ट करने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसके डेल्टा इसका 0 रखे कि नॉन 0 रखे, कौन सी कंडीशन देखे क्वेश्चन की। यहां तक तो हमने सिंप्लीफाई करके निकाल लिया। अब हमको ये प्रिडिक्ट करना है कि इस क्वेश्चन में डेल्टा की वैल्यू आपका 0 होगा या नॉन 0 होगा, मतलब इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे या नॉन ट्रिवियल। आपको याद करो मैंने बताया था ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है। सॉरी एक सेकेंड, वापस स्क्रीन शेयर कर लूं। देखो होमोजेनियस इक्वेशन जब बताई थी ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0,
a1x प्लस b1y प्लस c1, इस तरह से 3 इक्वेशन आती थी होमोजीनियस। इसके 2 तरह के सॉल्यूशन, यूनिक और इनफाइनाइट। इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं आता है। यूनिक सॉल्यूशन का हमें हर बार की एक ही कंडीशन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, और इसका एक और नाम है ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता था, इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन क्या है, ये सबके सब ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहे थे। सिंगल सॉल्यूशन कौन सा? यूनिक, ओरिजिन। अगर जिसका सॉल्यूशन ओरिजिन हो उसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, और यूनिक भी है क्योंकि तीनों इक्वेशन ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है। दूसरा होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन डेल्टा इक्वल टू 0, तो उसको बोलते थे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखना जिसको भी पता नहीं है। नॉन ट्रिवियल वर्ड आता है डेल्टा इक्वल टू 0 करना, ट्रिवियल वर्ड आता है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 करना। ट्रिवियल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन होता कौन सा है? ओरिजिन। अब इस केस में यहां आपको कंडीशन गिवन थी एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड 0 के बराबर नहीं, मतलब इसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा। सिंस एक्स वाई जेड, वेरी गुड, इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब कौन सा सॉल्यूशन होगा? नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल की कंडीशन आप कहते हैं डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स वाई जेड। तो कोएफिशिएंट के डिटरमिनेंट आपको लिखना है यहाँ पे 1, सॉरी अल्फा 1 2, 1 बीटा 3, 2 2 गामा इक्वल टू 0। यहां से आपके पास अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आता है। तो ये क्वेश्चन वापस से रीट्राई कर लेना। 62 में बाइनोमियल का क्वेश्चन था, इफ द सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ टर्म आर इन द वैल्यू दिस, तो पूछा है एन एक्स और वाई, 3 इक्वेशन 3 अननोन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तरीका क्या रहेगा? तरीका ये रहेगा कि आप पहले इनके कोएफिशिएंट लिखो, फिर एक एक करके रेशियो से इक्वेट करो। मैं एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आपको दिए बने, तो एक एक करके दो दो करके रेशियो ले लेना। सेकेंड टर्म 135 है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? nc1 x की पावर n-1 y की पावर 1। ध्यान से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, तो रिपीट भी होता है जेई में। थर्ड टर्म 30 है, थर्ड टर्म कैसे लिखोगे? nc2 फर्स्ट टर्म की पावर n-2 y की पावर 2। और फोर्थ टर्म है 10/3। फोर्थ टर्म कैसे लिखोगे? nc3 x की पावर n-3 y की पावर 3। तो 3 इक्वेशन दी मैंने, और आपके पास 3 अननोन है, x y और n। 3 इक्वेशन 3 अननोन। अब यहां पे आप देखोगे कंसेक्यूटिव टर्म है, x y और z क्या है? मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कैसी टर्म है? कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो ध्यान सुनो, सबसे पहले मान लो आपको n निकालना है, तो n निकालने के लिए x और y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो किसी 2 इक्वेशन को ले लो, मान लो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ले लिया, तो 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, या 2 और 1 को डिवाइड कर दो, एक ही बात। ये लिखने के बाद इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, तो 2 और 1 को डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखो क्या है। 2 में लिखा है nc2 x की पावर n-2 y का स्क्वायर, nc1 x की पावर n-1 y की पावर 1 इक्वल टू 30/135। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, नीचे x ज्यादा है, ऊपर एक x कम है, तो नीचे एक x बच जाएगा और ऊपर एक y बच जाएगा, आया ना? और nc2/nc1, और ये भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो यहां से आपके पास y/x की वैल्यू आ जाएगी। y/x की वैल्यू आ जाएगी 30/135 इंटू nc1/nc2। n की टर्म्स में आ गई y/x की वैल्यू। तो अपन ने सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो y/x आ गया। इसी तरह से थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करूंगा तो फिर से y/x आ जाएगा, है ना? क्योंकि आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो थर्ड को इससे डिवाइड करोगे तो फिर से y/x की आपके कोई ना कोई वैल्यू आएगी n के टर्म्स। इन दोनों वैल्यू को आपस में इक्वेट करोगे तो डायरेक्टली n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? n। अंडरस्टूड?
फिर n की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के x और y में दो रिलेशन है, दो रिलेशन, दो अननोन, फिर x और y आ जाए। कर लोगे ट्राई आप? यस सर। यस सर। ठीक। इसके बाद ये आखिरी के 3 क्वेश्चन थे। जब भी सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं और छोटी सी टर्म हो, ये क्वेश्चन भी डुएबल था, इसको वापस से रिट्राई करना। सबसे पहले इसको 10 में बदल दो। कॉट को 10 में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ध्यान रखना, इनवर्स सिर्फ पॉजिटिव में कर सकते हैं, अगर नेगेटिव है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है जो आपके नोट्स में लिखा रखा है। वो नेगेटिव वाला केस ध्यान रखना। यस अब इसके बाद आपको n निकालना है, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले इन दोनों को कंबाइन कर लोगे तो एक tan इनवर्स को कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आएगा, फिर उसको इसके साथ प्लग इन कर लेना, फिर इन दोनों को से भी सिंप्लीफाई करोगे तो tan इनवर्स का एक एक्सप्रेशन आएगा, समथिंग प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4। अब इसको फिर उधर भेज देना, तो tan इनवर्स 1/n इक्वल टू π/4 माइनस tan इनवर्स समथिंग। अच्छा, वापस से यहाँ पे π/4 को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1 यस है सर। ना। यहाँ पे वापस tan इनवर्स सर। x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, कंपेयर करके n आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला मैंने बहुत बार करा रखा है, ये वाला एक बार आप ट्राई कर लेना। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, 10:10 भी हो गए और लगभग अपन ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज ट्राई किए। 1 मिनट। अच्छा, आपके ग्रुप में मैंने एक फॉर्मूला शीट भेजी थी, देखी थी आप लोगों ने? यस सर उसका Yes, मैं sir, उसका वो लास्ट ईयर मैंने बनाई थी, उसका वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मतलब वो जो समझाते हुए वीडियो, उसकी मैं क्लास अलग से नहीं ले रहा हूँ। जिसका शिफ्ट लेट है, जिसको फॉर्मूला रिवीजन का वो वीडियो देखना हो तो मैं आपकी रिसोर्स शीट पे ही अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलेगा? क्लियर है? वो जो फॉर्मूला शीट है जिसमें मैथ्स के सारे चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज करवाए थे, उसका वीडियो मैं आपकी रिसोर्स शीट पे अपडेट कर दूंगा। अगर आपको देखना हो तो देख लेना, और आपको जरूरत नहीं लग रही है तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेना, और आपको लग रहा है कोई पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आ रही तो वो वाला पर्टिकुलर पार्ट देख लेना। क्लियर है? यस सर। सर ठीक है, अब देखो आने वाली क्लासेस में, कल तो अपना सैटरडे, कल अपनी ऑफिस में डाउट्स ही रखेंगे अपन। किसी को डाउट हो तो डाउट पूछ लेना, डाउट्स लेके आ जाना, या फिर क्लास के पहले डाउट भेज देना। नेक्स्ट वीक और कल से ही बेसिकली क्लासेस ऑप्शनल रहेगी। जिसको लग रहा है अटेंड करना था अटेंड करो, जिसको लग रहा है सेल्फ स्टडी करना सेल्फ स्टडी करो, जरूरी नहीं है क्लासेस में आना। आगे अगले वीक में सिर्फ पेपर मतलब पेपर होंगे। जैसे मान लो 19 को तो आपका पेपर डिस्कशन होगा, 18 को आपका पेपर है तो 19 को पेपर डिस्कशन। रुको मैं आपको शो ही कर देता हूँ, मैंने बनाया था शेड्यूल आज, 1 सेकंड। नेक्स्ट वीक का आपका प्लान मैंने बना दिया है कि कौन से दिन क्या क्या होगी, मैं आपको 2 मिनट अभी शेयर कर दूँ। मंडे को तो पेपर डिस्कशन ही रखेंगे, है ना? यस सर। और फिर आगे वाले दिन में जो आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसका डाउट डिस्कशन होगा। मतलब जो जो शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन आएंगे, 1 सेकंड। सर सारी शिफ्टों में क्वेश्चन का ट्रेंड एक ही रहता है? नहीं, सब अलग अलग आएंगे, पेपर मिक्स होके बनता है। देखो ये है, अगर आपका शिफ्ट लेट है तो आप लोग ये वाली क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अगर आपका शिफ्ट 21 को है तो आपके लिए क्लासेस ऑप्शनल है, करना हो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, रेस्ट करना और रिवाइज करना घर पे आराम से। जिसका भी 21 का शिफ्ट है या 22 का शिफ्ट है, जिसका लेट है वो लोग ये वाली क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। 1-1 घंटे का ही स्लॉट रखा है। जैसे कल भी आपका डाउट डिस्कशन रहेगा, उसके बाद 20 को भी डाउट डिस्कशन, उसके बाद जो भी जिसका भी जो शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है उसमें जो जो क्वेश्चन थोड़े बहुत अगर प्रिडिक्ट हो जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए, पूरा पेपर तो नहीं आता है, मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसका हम डिस्कशन कर लें। ठीक है, इस तरह से स्लॉट चलेंगे और ये आपका सेशन 26 जनवरी को एंड हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको अटेंड करना हो तो इसके हिसाब से अटेंड कर लें। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर।
Yes, sir. ठीक है। और अब बस अब आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से देख लेना कि क्या फॉर्मूला रिवाइज करना है, क्या ना करना है। कोई भी डाउट आता है, कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट आती है, आप मैसेज कर सकते हो। और ठीक है, अब लास्ट टाइम है तो ज्यादा कुछ नया मत करना। फॉर्मूला रिवीजन, जो जो भी चैप्टर आपने किए उनके फॉर्मूला रिवीजन कर लेना, और जो जो टेस्ट आपने दिए उन्हीं टेस्ट के पेपर को वापस से देख लेना, मॉक टेस्ट जितने भी दिए। एंड 18 तारीख को एक और पेपर है आपका, ठीक है, उसको भी दे देना अच्छे से। और अब डीमोटिवेशन मत रखना बीच अंदर के नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, पेपर वाले दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और इसके बाद आपके पास अप्रैल अटेम्प्ट फिर से आएगा, ठीक है, तो आपको डरने वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, जनवरी अटेम्प्ट में जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करके आना। क्लियर है? अंडरस्टूड? ठीक है, आई होप सर वो कि आपको। सीयूटी के फॉर्म के बारे में पूछना था। हाँ बोलो बोलो। सर ये पूछना था, जैसे सीयूटी का फॉर्म का एडवांटेज क्या है और इसमें बीटेक मिलता है? देखो, सीयूईटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, पहले क्या होता था, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग स्टेट की यूनिवर्सिटी सब अपना खुद का एग्जाम लेती थी। अलग अलग एग्जाम होते थे। मतलब अगर आप आज के 5-6 साल पहले, 3-4 साल, 5 साल पहले की बात करोगे, तो अगर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपको सबकी एग्जाम अलग अलग देनी पड़ती थी। अब एक सेंट्रलाइज्ड हो चुका है, तो इसमें बहुत सारी कुछ 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 प्राइवेट, कुछ गवर्नमेंट, कुछ सेमी गवर्नमेंट, कुछ सेंट्रल हाईली वैल्यूड यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, जिनके कॉलेज की रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है और जिनका प्लेसमेंट इवन एनआईटी के बराबर भी है कुछ कुछ का। तो आपके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन इस सेंस में, इन केस कुछ कारणवश आपका जेई में स्कोर उतना अच्छा नहीं आ पाया, आपको उतनी अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही, उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, मान लो आपको लोअर कॉलेज मिल रहा है, थोड़ा सा ब्रांच भी लोअर मिल रही है, तो इट्स मच बेटर कि आप किसी अच्छे सीयूईटी के बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाके वहां एडमिशन लें, ताकि आपका प्लेसमेंट अच्छा निकले। अल्टीमेटली आपको एक अच्छा प्लेसमेंट करना है आगे जाके। ऐसा नहीं करना है कि भाई बीटेक करने के चक्कर में आप कोई भी लोअर ब्रांच लेके किसी भी प्राइवेट या किसी भी लोअर कॉलेज में एडमिशन ले लो, उस बीटेक का कोई फायदा नहीं निकलता। ठीक है, इससे अच्छा आप एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जाके अच्छा प्लेसमेंट, उस इंस्टीट्यूट की वैल्यू भी होती है और आगे जाके आपके लिए बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी भी खुल जाती है। तो ये सीयूईटी का एडवांटेज है। एडवांटेज इन सेंस में ये भी है कि उसका पेपर का टफनेस लेवल जेई से काफी कम होता है। सिलेबस सिर्फ 12 का रहता है, जो आपने 12 बोर्ड्स में पढ़ा है वही सिलेबस रहता है। जैसे ही आप बोर्ड्स का एग्जाम दोगे, ज्यादा ज्यादा आपको 12 की चीजें भी याद रहेगी, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप सीयूटी का पेपर बहुत अच्छा दे सकते हैं। मतलब उसमें कंपेरेटिवली स्कोर आपका बहुत अच्छा आ जाएगा, कैटेगरी एडवांटेज है तो और ज्यादा फायदा मिल जाएगा। तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा, इनकेस जेई में उतना अच्छा नहीं मिल पाया, उतनी अच्छी ब्रांच, उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो एटलीस्ट आपके पास यहाँ के लिए बहुत अच्छे 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 ऑप्शन खुल जाएंगे। और भरोगे ही नहीं तो फिर अपन को जो मिल रहा है उसी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? लेकिन वहां पे अगर फिलअप रहेगा, जाना नहीं जाना वो अपने ऊपर है, लेकिन एग्जाम ही नहीं दोगे तो आपके पास आगे के लिए फ्यूचर ऑप्शन नहीं रहेंगे कोई भी। इसलिए ये सजेस्ट किया गया था कि जो जो भी बनना चाहते हो, क्योंकि उसमें पेपर इजी रहता है, 12 का सिलेबस रहता है और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के अच्छे चांसेस रहते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, ठीक है। आई होप। सर हाँ बोलो। 28 के बाद सर क्लासेस फिर कंटिन्यू रहेंगी कितने? नहीं नहीं, क्लासेस नहीं रहेगी। अब टीचर्स को भी ब्रेक चाहिएगा, ठीक है, कंटिन्यूस चल रहा है। और 28 के बाद वैसे भी आपके बोर्ड्स हैं, ठीक यस है, सर तो आपका बोर्ड। पूरा फोकस बोर्ड्स पे होना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी आपको अगर जनरल और ओबीसी के हो तो आपको 75 क्रॉस करना है। ठीक है, तो 28 तारीख के बाद देयर विल बी नो क्लासेस। अगर आपको पेपर चाहिए होगा तो पेपर कंडक्ट करते रहेंगे। क्लियर है? तो आपको अगर पेपर देना होगा तो हर संडे वीक का एक पेपर मैं बोल दूंगा तो चालू करवा देंगे। वैसे मैंने सोचा है कि फरवरी में सिर्फ पेपर पेपर चलेगा, हफ्ते का एक पेपर, ताकि आप टच में रहो, पूरी तरह से छूटे ना चीजें। क्लियर है? तो हर हफ्ते का एक पेपर दे देना, उतना बहुत हो जाएगा। बाकी पूरा फोकस आप अपना बोर्ड्स पे करना। बोर्ड्स की तैयारी करोगे तो वो अपने आप में जेई का भी अपने आप उसमें रिवीजन होगा, और उस फोकस से फिर आप जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट दोगे। बोर्ड्स और अप्रैल अटेम्प्ट के बीच में लगभग 8 या 10 दिन का गैप रहता है। उस 8 से 10 दिन के गैप में हम एक शॉर्ट क्रैश कोर्स भी रन करेंगे। ठीक है, तब आपका वापस से फॉर्मूला रिवीजन, टेस्ट पेपर सॉल्विंग और ये सब हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो सर जो हर्ष मेरा हैंड्रिक। यस सर, जो मेरा 21 को पेपर है उसकी टाइमिंग क्या होगी?
वो तो आपके एडमिट कार्ड पे आएगी। ठीक है, आपके ओके एडमिट सर। कार्ड, आप जब भी एडमिट कार्ड आप वेबसाइट विजिट करते रहना, 21 तीन 4 दिन पहले आएगा, या तो मॉर्निंग शिफ्ट होगा या इवनिंग शिफ्ट होगा, वो एडमिट कार्ड पे ही पता चलेगा आपको। हाँ, और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। थोड़ा मेरा हेल्थ इशू चल रहा है काफी टाइम से, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेस तो लूँ ही सही, ठीक है, बट आई होप कि मैथ्स जितना मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, जितना बेस्ट आपको दे सकूं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कमी रह गई हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हो, किसी का डाउट रिजॉल्व रहने में कोई डिले हो गया हो, सो सॉरी फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और बहुत अच्छे से आप लोग पेपर दोगे, ठीक है, और आपको घबराना नहीं है मैथ्स से कि मैथ्स में नंबर कम आते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कम नंबर पे भी आपको ज्यादा परसेंटाइल देके जाएगा। 12 क्वेश्चन आप 10 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स में करोगे, मैथ्स केमिस्ट्री में करोगे, और इधर 3 से 4 क्वेश्चन में सेम काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली पेपर को अटेम्प्ट करना है, और सिलेक्शन हो जाए तो याद जरूर करना, ऐसा नहीं कि भूल जाओ। ठीक है, कि कौन सर हम तो नहीं जानते। ठीक है, सिलेक्शन हो जाए, आपका अच्छा रैंक आ जाए, अच्छा कॉलेज मिले, तो डू कॉल, डू मैसेज, एटलीस्ट एक मैसेज कर देना, ठीक है, कि सर हमको ये मिल गया। आगे और भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको कॉलेज काउंसलिंग भी हमको करानी, बहुत सारी चीजें करानी, ठीक है, एडवांस की प्रिपरेशन भी करानी, तो अभी अपनी जर्नी बहुत लंबी है। ठीक है, अभी आपका ये फर्स्ट स्लॉट है, इस पहले स्लॉट को बहुत अच्छे से देना, ठीक है, और कॉन्फिडेंटली देना, बिना डरे जाना, बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, घबराहट के बिना जाओगे तो क्लिक वहां पे एग्जाम में क्लिक होगा। जैसे आज के पेपर डिस्कशन में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस पेपर को वापस से देखना कि इस पेपर से क्या सीख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको, जैसे सर्कल स्ट्रेट लाइन सर्कल का वो क्वेश्चन आता है जिसको डायग्राम बना के अपन ने क्लिक कर लिया, ज्योमेट्री से रेडियस निकाल लिया 30 डिग्री बना के, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। फिर वो लास्ट वाला नॉन ट्रिवियल वाला क्वेश्चन आ गया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं दिखने में अजीब दिखते हैं, लेकिन हो जाते हैं। आपको बाकी बच्चों की तरह उसको छोड़ के नहीं आना है, आप में और बाकी बच्चों में यही अंतर रहेगा कि आप लोग कहीं ना कहीं उस भीड़ को पीछे कब करोगे, जब आप क्वेश्चन को देखोगे, डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं करोगे छोड़ने को, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे, डोंट वरी, अंडरस्टूड। और इसके बाद हमारे पास एक और अटेम्प्ट आ रहा है, उसके बीच में मैं आपको गाइड करता रहूंगा। बस इस अटेम्प्ट को ढंग से करना, आने वाले दिन का ध्यान रखना कि कोई भी गड़बड़ ना हो, रिवीजन कर लो, जितना फॉर्मूला रिवीजन कर सकते हो, फंडामेंटल फॉर्मूला सारे रिवाइज कर लो, और कॉन्फिडेंटली पेपर देने जाना, कुछ भी नया नहीं करना है। कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी नहीं समझ में आता, मैसेज ड्रॉप कर देना। क्लियर है? ओके यस। ओके, थैंक यू एवरीवन। हो सकता है मैं आपका कॉल ना उठा पाऊं ड्यू टू वेरी क्रिटिकल हेल्थ सिचुएशन, ठीक है, लेकिन मैं कॉल बैक करने की कोशिश करूंगा या फिर मैसेज पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।